प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट 53 और ये 12 नवंबर 2020 की वर्कशीट है। क्लास 9th के लिए है। सामाजिक विज्ञान की इतिहास पार्ट 1 फ्रांसीसी क्रांति चल रहा है। इसका हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति का पार्ट 5, यानी कि 4 पार्ट इसके हम पढ़ चुके हैं और अभी तक हम जान चुके हैं फ्रांसीसी क्रांति कैसे हुई। और अब हम पढ़ रहे हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद में क्या परिणाम निकले, फ्रांस में क्या क्या गतिविधियां हुई। जैसे आज हम पढ़ेंगे उदार गणतंत्र के बारे में और डायरेक्टरी के शासन के बारे में और नेपोलियन प्रथम के बारे में। तो पढ़ते हैं आज की वर्कशीट को। 1794 से 99 तक उदार गणतंत्र रहा। गणतंत्र का मतलब ये होता है कि देश का जो मुखिया होता है वो जनता के द्वारा चुना हुआ होता है। तो नेशनल कन्वेंशन ने एक संविधान का निर्माण करके कार्यपालिका का उत्तरदायित्व 5 सदस्यीय निदेशक मंडल या डायरेक्टरी को सौंपा। इसका मतलब ये हुआ कि जो नेशनल कन्वेंशन थी, जिसको हम संसद बोलते हैं, है ना, तो इसकी तुलना संसद से की जाती है नेशनल कन्वेंशन की। इसमें क्या था, कार्यपालिका के 5 सदस्य रखे इन्होंने। पहले जो रोबेस्पियर था वो अकेला था कार्यपालिका का मेन व्यक्ति, है ना, वही कानून बना था। परंतु अब जो है नेशनल कन्वेंशन ने क्या किया कि 5 सदस्य रख दिए ताकि कोई भी व्यक्ति निरंकुश ना हो सके। नेशनल कन्वेंशन के बाद फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन शुरू हुआ जो 1795 से 1799 तक चला। और नेशनल कन्वेंशन क्या हो गई, समाप्त हो गई और डायरेक्टरी का शासन चलने लगा, 5 सदस्य मेंबरों का शासन। डायरेक्टरी का यह शासन अव्यवस्थित और कठिनाइयों से भरा रहा। संचालक मंडल को सशस्त्र सेनाओं के नियंत्रण एवं सेनाध्यक्षों की नियुक्ति, फ्रांस की ओर से संधि करने या युद्ध करने के अधिकार प्राप्त थे। संचालक मंडल के सामने सबसे प्रमुख समस्याएं थीं युद्ध की समस्या। डायरेक्टरी के सदस्य अनुभवहीन थे, अयोग्य थे और भ्रष्ट थे। डायरेक्टरी के शासनकाल में यह तरह तरह की गड़बड़ी फैली, जैसे बेकारी बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ गई, व्यापार ठप पड़ गया और विदेश नीति भी कमजोर रही। इसलिए जनता जो है डायरेक्टरी के शासन को पसंद नहीं कर रही थी। ऐसी स्थिति में फ्रांस की जनता एक ऐसे नेतृत्व की तलाश कर रही थी कि ऐसा नेता हमारा होना चाहिए जो देश के अंदर और बाहर शांति स्थापित कर सके तथा विदेशी शक्तियों को परास्त कर सके और जो विदेशी शक्तियां उसको वो हरा सके। ऐसे स्थिति में क्या हुआ, नेपोलियन आया, नेपोलियन प्रथम। इस काल में नेपोलियन प्रथम ने सैन्य विजयों द्वारा फ्रांस के सम्मान को स्थापित किया। नेपोलियन प्रथम क्या था, सेना का सेनापति था, ठीक है, सेना में था। और इसने क्या किया कि दूसरे देशों पर विजय प्राप्त करके फ्रांस के सम्मान को पूरे विश्व में स्थापित किया। और अंततः बाद में क्या किया इन्होंने, डायरेक्टरी के शासन को समाप्त कर दिया और सत्ता पर अपना नियंत्रण कर लिया। यानी कि डायरेक्टरी के शासन का अंत करके सत्ता पर अपना कब्जा नेपोलियन प्रथम ने कर लिया। तो ये हमने पढ़ा उदार गणतंत्र के बारे में कि नेशनल कन्वेंशन कैसे समाप्त हुई और डायरेक्टरी ने कैसे उस पर शासन किया और बाद में नेपोलियन प्रथम ने कैसे यहाँ पर विजय प्राप्त करके और डायरेक्टरी को समाप्त करके अपना नियंत्रण सत्ता पर नियंत्रण कर लिया। अब पढ़ते हैं 1799 से 1814 पुनः राजतंत्र की ओर। पहले गणतंत्र था, जनता के द्वारा चुना हुआ मुखिया ही देश का प्रथम व्यक्ति था, ठीक है। परंतु अब वहाँ पर दोबारा से क्या आने लगा, राजतंत्र आने लगा, यानी कि राजा ही सब कुछ वहाँ पर हो गया, निरंकुश सत्ता वहाँ पर वापस आने लगी। और राजतंत्र में क्या होता है, वंशानुगत शासन होता है, राजा का बेटा राजा बनता है। तो 1799 में नेपोलियन प्रथम ने डायरेक्टरी के शासन का अंत कर दिया और फ्रांस का प्रथम काउंसिल बना। काउंसिल का मतलब होता है जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री होते हैं ना, वैसे ही वहाँ पर काउंसिल होते हैं। तो काउंसिल बना और 1804 ईस्वी में 1804 में उसने अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया, यानी कि जनता ने नहीं चुना उसको, अपने आप को स्वयं ही उसने अपना सम्राट घोषित कर दिया फ्रांस का। और इस तरह नेपोलियन ने साम्राज्यवादी शासन की शुरुआत हुई और वहाँ पर गणतंत्र खत्म हो गया, राजतंत्र आ गया। नेपोलियन ने अपने विजयी अभियानों द्वारा यूरोप का राजनीतिक भूगोल बदल दिया, यानी कि उसने
देशों पे कब्जा किया, आक्रमण किया और जो यूरोप के जो देश थे उनको फ्रांस में मिला लिया। उसने 1812 में रूस पर आक्रमण किया और ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। क्यों? क्योंकि 1812 में रूस में आक्रमण के बाद ही उसका जो है धीरे धीरे पतन होने लगा। क्यों? क्योंकि 1812 में जब रूस पर आक्रमण किया तब वहाँ पर सर्दी थी और वातावरण से उसकी सेना को बहुत क्षति पहुँची। सर्दी और वो जो वहाँ का जो एनवायरनमेंट था उससे उसकी सेना को बहुत नुकसान हुआ। यहीं से उसका पतन शुरू हो गया 18 जून 1815 में। बेटा ये बहुत इम्पोर्टेंट डेट है। 18 जून 1815 वाटरलू का युद्ध हुआ था और वाटरलू का उसका अंतिम युद्ध था नेपोलियन प्रथम का। वाटरलू का युद्ध अंतिम युद्ध था नेपोलियन प्रथम का। वाटरलू के युद्ध में उसकी पराजय हुई और उसके पश्चात नेपोलियन को सेंट हेलेना में बंदी बना दिया गया और 1821 में उसकी मृत्यु हो गई। जो और जो देश थे मिलकर युद्ध लड़ रहे थे वाटरलू के युद्ध में 1815 में, जैसे इंग्लैंड, पर्सिया, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, इन सब की मिली जुली सेना ने नेपोलियन को हरा दिया और उसको बंदी बना दिया और सेंट हेलेना में भेज दिया और वहाँ पर 1821 में उसकी मृत्यु हो गई। और अब नेपोलियन ने क्या क्या किया था उसके बारे में हम जानते हैं। नेपोलियन ने क्या किया? सिविल संहिता का निर्माण किया। इसको इसलिए नेपोलियन संहिता भी कहा जाता है। फ्रांस की सिविल संहिता नेपोलियन प्रथम द्वारा 1804 में फ्रांस में लागू की गई। इसे नेपोलियन कोड भी कहते हैं, नेपोलियन संहिता भी कहता है, क्योंकि इसने पूरे देश में एक कानून विकसित कर दिया था। इस संहिता को बनाने में पुरातन एवं नवीन कानूनों का समन्वय किया गया था, यानी पुराने और नए कानून इसमें मिला दिए गए थे। सबसे पहले इसने क्या किया था कि जन्म के आधार पर जो भी विशेष अधिकार थे वो बंद कर दिए गए, यानी कि जो चर्च के अधिकार या कुलीन वर्ग के जो लोग थे उनके जो अधिकार थे वो समाप्त कर दिए गए जन्म के आधार पर। और इसके तहत धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की गई, यानी कि कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है, इसने ये घोषित कर दिया। तथा इसमें कहा गया कि सरकारी नौकरियों उनको मिले जो सर्वाधिक योग्य, और ये भी कहा गया कि सरकारी नौकरियां उनको मिलेगी जो योग्य होंगे। ये नहीं कि कुलीन वर्ग के लोग या चर्च के अधिकारियों को नौकरी मिलेगी, सिर्फ जो योग्य होगा उसी को नौकरी मिलेगी। और तीसरा इसने क्या किया कि ज्यूरी की सहायता से खुले में मुकदमे सुनने की व्यवस्था की गई, यानी कि न्याय पद्धति में इसने सुधार किया और कानूनों के समक्ष सबकी समानता के सिद्धांत को विधि संहिता में स्थान दिया गया, यानी कि कानून के समक्ष सभी को समान माना गया, चाहे कोई गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे राजा के परिवार से हो या किसी परिवार से हो, उसको कानून के सामने समक्ष कानून के सामने बिल्कुल बराबर महत्व दिया गया। पांचवा है व्यक्तिगत संपत्ति के सिद्धांत की मान्यता दी गई और भूमि पर स्वामी का अधिकार को इतना ठोस बनाया गया जितना वह पहले कभी नहीं था। इसलिए छोटे किसान नेपोलियन के समर्थक बन गए और व्यक्तिगत संपत्ति का सिद्धांत अपनाया गया, यानी कि अब व्यक्ति ना अपनी संपत्ति रख सकता है, उस पर कोई उससे संपत्ति, यानी कि राजा भी उससे संपत्ति नहीं छीन सकता है। पहले क्या था कि जो भी व्यक्ति की संपत्ति होगी उस पर राजा का अधिकार होगा, है ना, परंतु अब उसने व्यक्तिगत संपत्ति को महत्व दिया और मान्यता दे दी और भूमि पर स्वामी का अधिकार को इतना ठोस बनाया गया कि जितना वो पहले कभी नहीं था। इससे क्या था, छोटे किसान जो थे नेपोलियन के समर्थक बन गए, क्योंकि जिस जमीन को वो खेती कर रहे थे वो जमीन किसकी हो गई थी, वो छोटे किसानों की हो गई थी। नेपोलियन प्रथम की कानून संहिता उसका स्थायी कार्य सिद्ध हुआ। नेपोलियन ने स्वयं इस कानून संहिता के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा था, मेरा वास्तविक गौरव मेरे 40 युद्धों की विजय में नहीं है, मेरी विधि संहिता ही ऐसी है जो कभी ना मिट सकेगी और चिरस्थायी सिद्ध होगी। और आज भी उसकी नेपोलियन संहिता को स्वीकार किया जाता है फ्रांस में। तो बच्चों ये आज की वर्कशीट थी। अब इसमें 4 क्वेश्चन दे रखे, इनके आपको आंसर लिखने हैं, तो इनके आंसर देख लेते हैं। तो बच्चों पहला प्रश्न है, डायरेक्टरी के शासन में क्या क्या कठिनाइयाँ थी। तो डायरेक्टरी के शासन में क्या क्या समस्या थी कि सबसे बड़ी समस्या थी युद्ध की समस्या थी। दूसरा, डायरेक्टरी के सदस्य क्या थे, अनुभवहीन थे और डायरेक्टरी के सदस्य अयोग्य थे और भ्रष्ट थे, और बेरोजगारी की समस्या भी फ्रांस में बढ़ती जा रही थी डायरेक्टरी के शासन में, और उनकी विदेश नीति क्या थी, कमजोर थी। दूसरा प्रश्न है,
नेपोलियन किस प्रकार शासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में सफल रहा? तो नेपोलियन निम्न प्रकार से शासन करने में सफल रहा। पहला, नेपोलियन ने डायरेक्टरी शासन का अंत कर दिया। जो डायरेक्टरी शासन था उसका अंत कर दिया, क्योंकि जनता डायरेक्टरी शासन को पसंद नहीं कर रही थी। दूसरा, 1799 में नेपोलियन फ्रांस का प्रथम काउंसिल बन गया और 1804 में नेपोलियन ने अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया फ्रांस का। चौथा, नेपोलियन ने सैन्य अभियानों के द्वारा फ्रांस और स्वयं की स्थिति को मजबूत किया, दूसरे देशों पर कब्जा किया और फ्रांस को यूरोप में मान्यता प्रदान करवाई, महत्व दिया। तीसरा प्रश्न है, नेपोलियन संहिता का क्या महत्व है? तो नेपोलियन संहिता राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेपोलियन संहिता ने क्या किया? राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि इससे पूरे देश में एक देश और एक कानून का निर्माण हुआ। इससे प्रशासन सरल हो गया। यह एक राष्ट्र एक कानून की तरफ एक बड़ा कदम था। नेपोलियन संहिता ने लोकतंत्र के लिए नींव तैयार की। चौथा प्रश्न है, नेपोलियन संहिता में दिए गए किन कानूनों और प्रावधानों को आप भी अपने लिए महत्वपूर्ण मानते हैं और क्यों? तो इसमें मैं अपने अकॉर्डिंग आंसर लिख रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर लिख सकते हो। मैं नेपोलियन संहिता में दिए गए कानूनों से धार्मिक स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता को सबसे महत्वपूर्ण मानता हूँ, क्योंकि यह दोनों ही लोकतंत्र तथा समानता के लिए बहुत बड़े कदम है और आज भी हमारे देश में भी धार्मिक स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता को अपनाया गया है। थैंक यू फॉर वाचिंग। और बच्चों, इस के प्रश्न और उत्तर करके कॉपी में लिखिए और अपने स्कूल के ग्रुप में सेंड कर दीजिए।